नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली 30 में। आज की तारीख है 4 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। डे 30 में आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। शेड्यूल से हम चलने लगे हैं। शेड्यूल क्या है? ये शेड्यूल मोटा मोटा मैं आपको बताया दे रहा हूँ, फिर आपको ये रिटर्न में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मंडे को इतिहास और करंट अफेयर, ट्यूसडे को विज्ञान करंट अफेयर, वेडनेसडे को भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, साथ में करंट अफेयर, और ट्यूसडे को थर्सडे को भूगोल और करंट अफेयर। फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी, जनसंख्या, नगरीकरण, ऐसे टॉपिक, और साथ में करंट अफेयर। सैटरडे को पर्यावरण पारिस्थितिकी, साथ में अंतरराष्ट्रीय संगठन पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको, और साथ में करंट अफेयर को। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल चलेगा। उसको आप लोगों को मैं दे दूंगा और टेलीग्राम पे, वहां पे फेसबुक पेज आप डाउनलोड वो ज्वाइन कर लीजिए। डाउनलोड मत कीजिएगा मेरा फेसबुक पेज, नहीं तो सारा डेटा मेरा आपका चुरा लेंगे। तो वहां पर आपको मिल जाएगा और वहां पर ये शेड्यूल मिल जाएगा। साथ में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो लोग मिस करेंगे वो लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। संडे को टेस्ट होगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो होता है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं अध्ययन के, उनके बारे में। और वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? Which of the following tools is not related to Paleolithic culture? तो कौन सा एक है इसमें जो संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, क्लीवर, स्केपर और हड्डियों के औजार। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही? यह है हड्डियों के औजार। पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसमें इसके अवशेष सोहन, वेलन और नर्मदा घाटी में भारत में प्राप्त होते हैं। भोपाल के पास स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। और इसके साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हैंड एक्स है, हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं, जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, और क्लीवर और स्क्रेपर ये प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है हड्डियों का औजार, तो हड्डियों के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हड्डियों के औजार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। और सही उत्तर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो गया। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित है? महापाषाणिक समाधि जो मेगालिथिक मौसोलियम है वो किससे संबंधित है? इसमें काल दिया हुआ है पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लौह काल। लौह काल आप याद रखेंगे, आयरन एज जो है उसी से संबंधित है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहां से मिलता है? तो धान का प्रमाण ही आपसे पूछा जा रहा है कि कहां से मिलता है। पैडी का प्रमाण पूछा जा रहा है, वाइल्ड पैडी, यानी कि जो जंगली धान है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह प्रमाण कहां से मिलता है। तो यह स्थान है चोपनी मांडो। चोपनी मांडो जो स्थान है, यहां से वन्य धान का प्रमाण मिलता है। और ये जो स्थान है ये वेलन घाटी में स्थित है। चावल का प्रमाण इसके अलावा कोलडीहवा से भी प्राप्त होता है, लोथल से भी चावल मिलता है, लेकिन जो चोपनी मांडव है ये वेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्थल है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इन स्थलों को मैप में आप एक बार देख के याद कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको वेलन घाटी या कोई भी जो बात होती है इसको मैप में देखने की कोशिश किया कीजिए। जैसे ये मेहरगढ़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां जैसे आते रहेंगे हम आपको इसको दिखाते रहेंगे। चौपनी माडो याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है, किसको? संगालिया को, कनिंगम को, या अल्चिन को, या रॉबर्ट ब्रूसफुट को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कनिंगम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। 1833 ईस्वी में सैन्य शिक्षार्थी के रूप में ये भारत आए थे। 61 में इन्होंने सेना निवृत्ति ले ली। वहां से ये रिटायरमेंट लेने के बाद में पुरातत्व सर्वेक्षक बनाए गए। 1870 से 1885 तक ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक पद पे रहे। और इनको ग्रंथों में भिल्सा रोपर्स, कापर्स इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, द एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द बुक ऑफ इंडियन एसेस, ये इनके ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के छात्रों के लिए कनिंगम की रचनाएं आज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ए कनिंघम। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भारत में इन्हीं को माना जाता है। अगला जो प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, प्राचीन नगर धान्यकटक का प्रतिनिधि है। मतलब धान्यकटक किसे कहा जाता था? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंशिएंट सिटी धान्यकटक, उसका अभी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, यानी कि किस शहर का नाम यह था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये स्थित है और सातवाहन युग में धान्यकटक के नाम से इसको जाना जाता था। तो कौन सा युग में? सातवाहन युग में। और यह अमरावती के पास में है। कुछ काल तक सातवाहनों की ये राजधानी भी रहा है। यहाँ सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। बहुत ही धनी और समृद्ध व्यवसायी लोग यहाँ पर निवास करते थे। व्यापार वाणिज्य के लिए ये बहुत प्रसिद्ध था और इस प्रसिद्धि का कारण ऐसे ही व्यापारी केंद्र थे जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उस समय उस हिसाब से व्यापार करते थे। समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अमरावती हो जाएगा, यानी कि प्राचीन धान्यकटक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के तट पर स्थित था? ये प्रश्न आपको उतना नहीं मिला होगा, लेकिन एक पुहार पत्तन हुआ करता था। ये पोर्ट था पुहार, है ना, एंशियंट पोर्ट में पुहार का नाम आता है। तो ये किस रिवर, बैंक ऑफ व्हिच रिवर, किस रिवर के तट पे था, किस नदी के तट पर? ताम्रपर्णी, पेरियार, कावेरी, वैगई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कावेरी। ठीक है। पुहान संगम काल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। संगम काल में बड़े बड़े जहाज माल लादकर विदेशों से आते जाते थे पुहान बंदरगाह के माध्यम से। और माल से लदे हुए यवन जहाजों का यहाँ पहुंचने का चित्रण संगम काल का जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है। और जो कि यहाँ पर बंदरगाह था, इस कारण से यहाँ पर भवन, भवंजले और भव्य इमारतें भी मिलेंगी। बौद्ध तथा जैन स्मारक भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक आवासीय स्थल होने के साथ यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन सी नदी? कावेरी नदी। यानी कि पत्तन पुहार अगर आपसे पूछा जाए तो ये कावेरी नदी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? प्राचीनतम जीवाश्म आपको कहां से मिलता है? भीमबेटका, हथनौरा, सरायनाहर राय, दमदमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हथनौरा। ये प्राचीनतम जीवाश्म अगर आपसे पूछा जाए तो हथनौरा आप टिक करेंगे। और इस सही उत्तर को बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई है? यानी कि जो ताम्रनिधि संस्कृति है उत्तर हड़प्पा काल की, वो अंतरिम रूप से उसकी पहचान किस मृदभांड प्रकार में की गई है? सोठी, गेरुवर्णी, चित्रित धूसर, उत्तर काली पालिश वाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभांड। ठीक है। और ये ताम्रनिधि संस्कृति है जिसको गेरुवर्णी मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। ये गेरुवर्णी मृदभांड गंगा घाटी के मध्य भाग में ताम्र पाषाणिक काल में पाए गए। तो गंगा घाटी भी आपको ध्यान में रखना है। और ये अहाड़, घिलुंद और बलथल नामक स्थान में ये पाए गए थे। ये जो गेरुवर्णी मृदभांड थे, ये तीनों स्थानों का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो ये उत्तर हड़प्पा काल की बात हो रही है, ये गेरुवर्णी मृदभांड है ना, ताम्र निधि संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कहां पर इनाम गांव स्थित है? तो इनाम गांव अगर आपको देखना हो तो आप कहां देखेंगे इसको? ये देखिए, यहां पर इनाम गांव आपको ये मिल जाएगा। कहां पर? ये देखिए, इनाम गांव आपको यहां मिलेगा। ये इनाम गांव है। तो इनाम गांव अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? अब इसको देख के आप जान सकते हैं। इनाम गांव यहीं पर स्थित है। और इनाम गांव कहां पर पाया जाएगा? महाराष्ट्र में। कहां पर पाया जाएगा? महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जोरवे संस्कृति का एक स्थल है। जोरवे संस्कृति के मृदभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। ये पुणे में स्थित है। अगर डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछ लिया जाए तो पुणे में स्थित है। गोड यानी भीमा की सहायक नदी है। ये गोड जो नदी है ये भीमा की सहायक नदी है, इसी के तट पर स्थित है। तो गोड नदी भी आप ध्यान रखिए, जोरवे संस्कृति याद रखिए, और पुणे में ये स्थित है। महाराष्ट्र तो आपको ध्यान में रहेगा ही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भाजा, भीमबेटका, जौरा, अजंता। ये चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये आपको दिया गया है कूट, वहां से उत्तर चुनना है। पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका तथा जौरा मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, जबकि अन्य स्थल ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो भीमबेटका और जौरा जो है ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, और इन्हीं से प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय के प्रमाण हमको मिलते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका और जौरा हो जाएगा। तो इस लिहाज से सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरे पे ये दिया हुआ है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, पैलिनोलॉजी अध्ययन है किस चीज का? पैलिनोलॉजी जब भी आपसे बोला जाए तो आप क्या बताएंगे, किस चीज का अध्ययन हो रहा है? तो परागकण और बीजाणु का परीक्षण किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। तो इसी के अध्ययन को, परागकण एवं बीजाणु के अध्ययन को इसके अंतर्गत किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पुरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, बेलन, किस घाटी से? तो इसका सही उत्तर है बेलन घाटी से प्राप्त हुई है, हड्डी से निर्मित है और मातृ देवी की है। तो जब भी आपसे पूछा जाए हड्डी से निर्मित मातृ देवी की जो ये आकृति है कहां से प्राप्त हुई है, पूरा प्रस्तर युगीन है, तो ये वेलन घाटी आप ध्यान में रखेंगे। और इस प्रश्न का इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संघाओ गुफा पुरास्थल है किस काल का है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। किस काल का है संघाओ गुफा पुरास्थल? तो संघाओ गुफा पुरास्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, मतलब एक बेसिन पड़ती है, पोतवार बेसिन, वहां पर स्थित है। अहमद हसन दानी ने इसकी खुदवाई कराई थी। पेशावर विश्वविद्यालय वहां पर है, उससे ये संबंधित है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी अवधि 20,000 से 40,000 ईसा पूर्व से के बीच में पाई जाती है। तो संघाओ गुफा पुरास्थल पुरापाषाण काल का है और पाकिस्तान के पोतवार बेसिन में यह स्थित है। और ये मध्य पुरापाषाण काल, अगर आपसे पूछा जाए पुरापाषाण काल में कौन सा, तो मध्य पुरापाषाण काल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? घघरिया, मोरहना, बगही खोर और लेखहिया। तो विंध्य क्षेत्र में अगर शिलाश्रय आपसे पूछे जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर लेखहिया हो जाएगा। डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक है, उसमें पुरातत्व विमर्श के उसमें किया गया है, तो उसमें विंध्य क्षेत्र के लेखहिया में शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में हैं, अधिकांश छत विक्षत हो गए हैं। साथ में ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर पुलास के अनुसार भी लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां पाई गई हैं। तो कोई कह रहा है कि वहां पर कुछ संख्या में मिले हैं, और है ना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 27 मिले हैं। जैसी भी है, कुल मिलाकर वहां पे मिले हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखैया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, घघरिया, लेखैया और आदमगढ़। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर भीमबेटका होता है। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन पुरास्थल जो पाए गए हैं उनमें भीमबेटका की चित्रकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 500 शिलाश्रय ये चित्रकारी युक्त मिले हैं। भीमबेटका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भीमबेटका है। देखिए यहाँ पर ये भीमबेटका आपको दिख रहा है ना, तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से ये पुरापाषाण कालीन चित्रकारी बरामद हुई है। और इस प्रश्न का सही उत्तर इस तरीके से क्या हो जाएगा? भीमबेटका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कोटदीजी, मेहरगढ़, आमरी, कालीबंगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मेहरगढ़। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल है, तो मेहरगढ़ जब आप देखेंगे वहां पर, तो वहां पे पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेहरगढ़ है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मेहरगढ़ का एरिया है, ये देखिए यहाँ पर। तो मेहरगढ़ में ये आपको मिल जाएंगे ये सारे स्थल।
तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेके पूरा स्थल मतलब पाषाण काल संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, और दूसरा है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहवा जो इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नवीनतम खोजों के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि संत कबीर नगर में लहुरा देव स्थित है। ये जिला भी आप ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर माना जाता है कि चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोज के अनुसार पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल वैसे मेहरगढ़ है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व से के गेहूं के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। अगर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल आपसे पूछा जाए तो कोल्डीहवा के इलाहाबाद, मतलब कोल्डीहवा जो है इलाहाबाद के कोल्डीहवा ऐसे कहना चाहिए, कोल्डीहवा जो इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के नदी तट के में स्थित है। तो यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिए, अगर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य पूछा जाए तो संत कबीर नगर, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले तो ये संत कबीर नगर कह देंगे। अगर नवीनतम खोज के अनुसार पूछा जाए कि सबसे गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आप बताएंगे ये मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। अगर आपसे प्राचीनतम साक्ष्य के साथ में आपसे चावल का साक्ष्य पूछा जाए तो आप इसको बताएंगे इलाहाबाद के जिले में कोल्डीहवा है जो बेलन घाटी के तट में क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर मिले हैं चावल की भूसी के साक्ष्य। तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कुल मिलाकर स्टेटमेंट सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य के लिए कोल्डीहवा है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ, चावल, गेहूं, बाजरा, और इसमें सही उत्तर जौ हो जाएगा। 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है आधुनिक मानव समाज के द्वारा। अगर देखा जाए तो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई है। इनमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो जौ का क्षेत्र जो है, जौ का उपयोग जो है वो मानव के द्वारा किया गया। उसके बाद में गेहूं भी उगाया जाने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गेहूं मत मारिएगा, ये जौ कीजिएगा। चावल भी नहीं टिक करना है, जौ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडव, काकोरिया, महदहा, सरायनाहर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महदहा से। मध्य पाषाण कालीन यह स्थल है महदहा, प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आप जान सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का जब मैप आप खोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये आपको प्रतापगढ़ दिख जाएगा, है ना। इलाहाबाद से भी इसकी सीमा मिलती है, इलाहाबाद यहाँ पर है ना, यहीं पर आपको प्रतापगढ़ ये मिल जाएगा। और प्रतापगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट देखिए, यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे आपको ये स्थल जो ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है महदहा। और ये हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें झील क्षेत्र, बूचड़ खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास, इस तरीके से इसको 3 क्षेत्रों में जी.आर. शर्मा ने उसको उल्लेखित किया था। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग के उपकरण जो है, निर्मित उपकरण वहां से प्राप्त हुए। भाई जहाँ पे हड्डियां पाई जाएंगी वहीं से तो मिलेंगे। तो इस तरीके से ये है। और हड्डी के उपकरण भी यहाँ से, आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। तो आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, हड्डी से निर्मित जब आपसे पूछा जाए प्रतापगढ़ में तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महदहा से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? इस प्रश्न का सही उत्तर ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल आपको ध्यान रखना है। पशुपालन अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल आपको ध्यान में रखना है। और आदमगढ़, होशंगाबाद, ये और साथ में बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान, तो ये पूरा जो क्षेत्र था, ये जो स्थान है, यहाँ से ये साक्ष्य बरामद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं जो आजकल की घटनाओं से रिलेटेड है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप
टाइमिंग क्या चाहते हैं, मॉर्निंग में टाइमिंग चाहते हैं डेली 30 की या इवनिंग में चाहते हैं? जो टाइमिंग चाहते हैं वो टाइमिंग आप बताइए। और जैसे मॉर्निंग में आप टाइम चाहते हैं तो 7-8 बजे कब चाहते हैं, इवनिंग में चाहते हैं तो क्या, मेरे ख्याल से मॉर्निंग में इसको शिफ्ट करने का ऐसा प्लान कुछ लोग कह रहे थे, तो आप लोग बता दीजिए। तो मॉर्निंग में कितने बजे रखा जाए, ये मैसेज करके आप बता देंगे, क्योंकि ये रेगुलर चल रहा है। तो आप कब इसको देखना पसंद करेंगे, कब आपके शेड्यूल में रहेगा, जरा इसको बताएं, तो 1-2 दिन में हम लोग इसको सेट कर लेंगे। बाकी जीआईसी लेक्चरर के लिए जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो यूपी कमीशन से फॉर्म आया है, उसके लिए आपको 6307 पे 07281212 पे मैसेज करना है, ज्वाइन जीआईसी लैक, है ना। तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, अगर आप उसके बारे में कोर्स चाहते हैं तो, नहीं तो ये डेली 30 पढ़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। साथ में आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है, उससे भी रिलेटेड कोर्सेज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज के साथ में। म्यांमार में हाल ही में औपचारिक रूप से किस भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है? तो कौन सी ये पनडुब्बी है जिसको म्यांमार ने शामिल किया है? भारतीय पनडुब्बी है, आईएनएस चक्र, शिशुमार, सिंधुवीर, कौन सी है ये? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधुवीर। म्यांमार में शामिल किया गया है ये देश, नाम मत भूलिएगा देश का। म्यांमार की नौसेना में इस पनडुब्बी को यूएमएस मिने थेन खातू के नाम से शामिल किया गया है। यूएमएस मिने थेन खातू के नाम से शामिल किया गया है, और म्यांमार की नौसेना के बेड़े में ये पहली भारतीय पनडुब्बी शामिल की गई है, और ये पहली पनडुब्बी भी है। आईएनएस सिंधुवीर भारतीय नौसेना में 1988 से काम कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। और यूएमएस मिने थेन खातू या आईएनएस सिंधुवीर जो है, ये समुद्र में 300 मीटर की गहराई तक काम कर सकती है। 725 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भारत और म्यांमार साझा करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने के पीछे भारत की योजना है कि एशिया में चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए म्यांमार एक अच्छा साथी उसका हो सकता है। म्यांमार में चीन के दखल को रोकने के लिए भारत अपनी रणनीति पर यह काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आईएनएस सिंधुवीर को शामिल किया गया है यहाँ पे म्यांमार में, और किस नाम से शामिल किया गया है? ये नाम है यूएमएस मिने थेन खातू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है कहां पे? अगरतला, हल्द्वानी, देहरादून और इम्फाल, इनमें से कहां पर किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हल्द्वानी है। हल्द्वानी उत्तराखंड में है, नैनीताल जिले में पड़ता है हल्द्वानी। वहां पे पॉलिनेटर पार्क आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 4 एकड़ क्षेत्र में ये फैला है। 50 अलग अलग प्रकार की प्रजाति की तितलियां, मधुमक्खी, है ना, कीट, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए पॉलिनेटर पार्क, तो आप कहेंगे हल्द्वानी। हल्द्वानी कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी पूछा जाए तो नैनीताल जिले में पड़ता है। 2 जनवरी 2021 को भारत ने चक्रवात प्रभावित फिजी को राहत सामग्री भेजी। फिजी श्रेणी 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित हुआ है। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो भारत ने फिजी के लिए राहत सामग्री 2 जनवरी को भेजी है, और यासा जो है ये श्रेणी 5 का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। और किस श्रेणी का है? 5 श्रेणी का। तो फिजी को भेजी है भारत ने, ठीक है ना। तो फिजी की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिजी कहां पर है ये आप जान लीजिए। और यहाँ पे मैप में आप देखेंगे तो फिजी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिजी को अगर सहायता भेजी जा रही है, तो इंडिया का कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इंडिया कितना मजबूत है ना। आज की स्थिति में वो दूसरे की मदद कर पा रहा है। बात समझ में आ रही है? आज की स्थिति में वो दूसरे की मदद कर पा रहा है, तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। होता ये है कि जैसे जब हम सशक्त होते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे लिए अपने अपनी बाहें फैलाए रहती है। तो फिजी ये देश है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से जो पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे देखिए ईस्ट आप कह सकते हैं, ये फिजी देश है, छोटा सा देश है, और वहां पे चक्रवात आया है, तो भारत उसमें मदद कर रहा है। तो इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस तरीके से सी इसका सही उत्तर होगा। जब भी उत्तर टिक करिए तो सही से देख लीजिए किस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन पूरी की है? तो चीन ने पूरी की है, और भारत के राज्य के समीप है, और वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। इनमें से अगर देखा जाए तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की निगाहें जो हैं वो सही नहीं रहती हैं, और तिब्बत के लहासा और निंगची शहरों को ये जोड़ती हैं।
चीन ने इसको एक रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का कार्य भी पूरा किया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब ये शहर स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सी। तो अरुणाचल प्रदेश देखने की अगर आपको जरूरत तो आप देख सकते हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन तो आपकी क्लियर होगी ही। थोड़ा सा मैप देखने के दौरान आप ये कर सकते हैं, जब भी आप मैप देखिए तो मैप में आपको ये चीजें पता चलती हैं कि कौन सा राज्य कौन से राज्य से सीमा बनाता है, ये सारी चीजें आप क्लियर कीजिए। और ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद में ये असम है, आगे ये पढ़ा जाएगा। और ये देखिए, ये हिमालय रेंज यहाँ पर ऐसे विस्तृत है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप जब देखते हैं, और चाइना का ये बॉर्डर शेयर होता ही है यहाँ से, तो चाइना का बॉर्डर शेयर होने के कारण ये हमेशा चर्चा में ये क्षेत्र बना रहता है, क्योंकि चाइना की निगाहें हमेशा भारत के ऊपर रहती ही हैं। चाइना तो बहुत ही ऐसी हरकतें करता रहता है घटिया किस्म की। तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा एरिया है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले झोंग सांसान किस देश से हैं? यानी कि मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे कर दिया है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हैं मुकेश अंबानी को पीछे करके। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और कुवैत, तो ये चीन के हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अभी इन्होंने पीछे किया है, चीन के जैकमा और मुकेश अंबानी दोनों को पछाड़ दिया है। झोंग सांसान इनका नाम है, इनका नाम आप याद रखिएगा। कुल संपत्ति 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और नोंगफू स्प्रिंग एक कंपनी है, वहां की पेय कंपनी है, चीन की सबसे बड़ी पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी है। तो उसी के ये क्या है मालिक। फोटो तो देखने रहने दीजिए, फोटो एग्जाम में दिया नहीं जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये जो सांसान है ये है कहाँ के? चीन के। तो सी ऑप्शन इनका ये क्लियर है, और चीन के हैं। अगला जो प्रश्न है सॉरी, आईयूसी का पूर्ण स्वरूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में देखा गया? क्या है आईयूसी का पूर्ण स्वरूप? तो आईयूसी जो है, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ट्राई है उसके अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क, आईयूसी का जो फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, तो आईयूसी को 1 जनवरी 2021 से शून्य कर दिया है। आईयूसी शुल्क का भुगतान दूरसंचार कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क से जो विभिन्न अन्य नेटवर्कों पे सेवा प्रदाता से जोड़ने का कार्य किया जाता था, तो प्रत्येक काल के हिसाब से किया जाता था। जैसे कि आपने फोन लगाया, आपका जो फोन है वो मान लीजिए कि एयरटेल का है, और आपने दूसरे पे फोन लगाया उसका जियो का है, तो एयरटेल ने जियो से कनेक्ट किया, तो इसको इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क पहले जियो को देना होता था, एयरटेल एयरटेल को जियो को, जियो से एयरटेल को, जो जिससे कनेक्ट करेगा उसको देना होता था। मान लीजिए कि एयरटेल ने कनेक्ट किया है जियो से, तो जियो लेगा उसको कनेक्ट करने के लिए। तो क्योंकि पैसे तो जियो एयरटेल को मिल रहे हैं, जियो को तो आप पैसे दे नहीं रहे हैं, और बात जियो के सिम पर हो रही है, अगला पक्ष जो आपका है वो जियो वाला है, लेकिन इसको शून्य कर दिया गया है। तो प्रति मिनट 6 पैसे का भुगतान इसमें किया जाता था, और वो अब ये समाप्त कर दिया गया है। अब आप इस सोचिए, इसीलिए आपने देखा होगा कि जियो टू जियो फ्री कॉल इस तरीके का रहता था। मतलब रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉल, बीएसएनएल टू बीएसएनएल, तो अपने आप में कनेक्ट करने का पैसा नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब ये जब से जियो आया था तब से सब फ्री हो गया था, किसी पे भी आप कॉल करें। तो इसी कारण से अब धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा ये समाप्त हो रही थी, तो इसको किया गया है। तो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस इसका फुल फॉर्म है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप देख लीजिए कहां पर है, यहाँ पर आप देखिए, ये आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा, है ना, ये यहाँ पर। रसिया से इसकी सीमा मिलती है, इधर चाइना से सीमा मिलती है, भारत से इसकी सीमा नहीं मिलती है, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान से। और ये पूरा स्थिति आप देख लिया कीजिए। तो कजाकिस्तान में अभी क्या किया गया है, कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं कि पहला देश है, पहले भी बहुत सारे देश ऐसा कर चुके हैं, लेकिन कजाकिस्तान ने हाल ही में किया है, इस कारण से ये चर्चा में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पुलिस जनरल का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय पुलिस जनरल है, पुलिस जनरल ये K9 पुलिस, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल है, तो राष्ट्रीय पुलिस ये गृह मंत्रालय का मामला है ना, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको किया है विमोचित।
मोटे तौर पर ये कॉन्सेप्ट काम कर जाते हैं, कभी कभी गलत होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमित शाह, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2017 में शुरू की गई वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात हो रही है, इसलिए यू अर्बन की बात हुई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक चुनौती कार्यक्रम है ना, आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का लक्ष्य जो है, जो ये आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती, इसी की अंग्रेजी दी जा रही है, वर्ष 2022 तक 5 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना, ये इसका लक्ष्य है। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 2019 में ये शुरू की गई थी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया जा रहा है कि ये 2014 में 17 में शुरू की गई, तो 17 में नहीं, ये 19 में शुरू की गई, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा है कि 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करना है, 5 करोड़ के निर्माण को लक्ष्य को पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोगी साबित हुई है GSTC, जो ये बात हो रही है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। और इसमें और ध्यान रखना है कि ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया अर्थात आशा इंडिया के माध्यम से ऊष्मायन यानी कि इंक्यूबेशन और त्वरित सहयोग के लिए संभावित भविष्य की तकनीकों को भी इसमें चिन्हित किया गया है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और दो स्टेटमेंट जो है, साथ में ये भी सारी चीजें हैं जो मेंस में आपके काम आ जाएंगी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ 2019 देता तो सही रहता, और यहाँ पे 2 करोड़ अगर दिया होता तो सही रहता। अंतिम प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, और अंतिम प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ग्लोबल रिश्ता, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, भारत और प्रवासी रिश्ता, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, विदेश मंत्रालय ने अभी ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप या पोर्टल और दोनों को लॉन्च किया है। पहले पोर्टल, और पोर्टल पे बेस्ड ऐप काम करता है, जैसे UPSC-target.com वेबसाइट, और उसी पे बेस्ड हमारा ऐप IAS प्रेप एकेडमी। और ऐप का उपयोग प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस पोर्टल का उपयोग मिशनों द्वारा किया जा सकेगा। पोर्टल मतलब दोनों चीजें लॉन्च की गई हैं, साझा इंफॉर्मेशन उसमें हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें लॉन्च की गई जिसका उपयोग अलग अलग होगा। सॉरी, मैं पहले बताया तो उसको हो सकता है आपको लगे कि ये मिसकंफ्यूजन, कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और ये जो पोर्टल का उपयोग होगा, ये मिशन के लिए किया जाएगा, और ऐप का उपयोग भारतीय प्रवासियों के द्वारा किया जाएगा। तो ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता ऐप है, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस तरीके से हो जाएगा, बी ऑप्शन, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए इसको लॉन्च किया है। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। नया चैनल है, इसलिए आपकी सहयोग की जरूरत है, इसको खूब शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपका उसमें कुछ नहीं जाता, हमारा बहुत कुछ बन जाता है। तो आप करना बिगड़े, हमारा बन जाए तो कोई नुकसान नहीं है। आज के लाइक का मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम मैं वही चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने लोग देखें उतने लोग लाइक करें 100%। आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते पता नहीं। तो प्लीज इसको करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छा इसको कर सकूं। जैसे मैप को शामिल किया, धीरे धीरे और चीजों को मैं बढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।